हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन का ही अलग सा एक टॉपिक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग कई सारे टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। आज बड़ा इंटरेस्टेड है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट वगैरह के बारे में आज देखेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। ये टॉपिक है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। तो एक्चुअली क्या होता है कि मैं आपको बता दूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप बहुत बढ़िया से पढ़ लिए हो। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से मैंने कोशिश करा था हमने समझाने का। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ऑलमोस्ट क्या है, यूनिटलेस होता है और ये प्योर नंबर के फॉर्म होता है जो किसी भी फिजिकल डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी फिजिकल डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, याद रखना इस बात को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं आज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अच्छा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, उसके बाद आप खुद ही खुद इसका डेफिनेशन बना सकते हो। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज फिर से एक बार रिफ्रैक्शन के बारे में। और रिफ्रैक्शन में आपने देखा क्या कि अगर मान लीजिए कोई ग्लास स्लैब है, तो दो तरह के बात बताए थे। अगर इंसिडेंट रे उस पर इंसिडेंट हो रहा है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है, तो एक कंडीशन होता है क्या कि एक नॉर्मल के तरफ जाता है और एक नॉर्मल से परे जाता है। दोनों बातें देखिए, एक नॉर्मल के तरफ जाता है और एक नॉर्मल से परे, मतलब होता है कि टुवर्ड्स नॉर्मल और बियॉन्ड नॉर्मल। टुवर्ड्स नॉर्मल और बियॉन्ड नॉर्मल की बात कर रहे हैं। तो जरा सोचो कि ये आपका इंसिडेंट रे और ये आपका रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल। ठीक है। ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम बात कर लें μ1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कह देते हैं μ2 है। ठीक है दोस्तों, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या दिया μ2। यानी ये जो पार्ट है ये आपका बन गया ग्लास और ये जो पार्ट है इसको कह देते हैं आप एयर। ठीक है। अब रे ऑफ लाइट कहाँ मूव कर रहा है, इस रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किया है इस सरफेस पर जो ग्लास का सरफेस है। तो यहाँ पर जो रे है देखिए, ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम से कहाँ जा रहा है, डेंसर मीडियम की तरफ। तो ये कहाँ गया, नॉर्मल के टुवर्ड्स। अगर ये डेंसर से रेयर की तरफ जाता तो ये हो जाता अवे फ्रॉम। ठीक है। चलिए दूसरी बात करने जा रहा हूँ मैं कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को कहते हैं इंसिडेंट एंगल, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जो सबसे ज़्यादा आपका यूजफुल हुआ होगा स्नेल्स लॉ में। और स्नेल्स लॉ क्या होता है, जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है उसके सेकेंड लॉ है। ठीक है। देखिए, यानी स्नेल्स लॉ कहता है आपको साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू μ2 अपॉन में μ1। अब यहाँ पर होता है क्या सर, आपने इंसिडेंट पहले लिए फिर रिफ्रैक्टेड लिए। देखो दोस्त, इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपका रे ऑफ लाइट देखिए कहाँ फॉल हो रहा है, कहाँ जा रहा है, डेंसर की तरफ। तो डेंसर अपॉन में रेयर, यहाँ करेंगे डेंसर अपॉन में रेयर की बात करेंगे। और इसी को अगर आप सॉल्व करते हो तो यहाँ से फार्मूला में क्या आता है, जरा फोकस कीजिए। μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। ये आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एंगल, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये एंगल, यहाँ से कुछ भी आपको जो आपको डेटा में गिवन नहीं है या गिवन है जो फाइंड आउट करना का है वो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है। चलिए हम लोग बात करने जा रहे हैं अभी लेटरल डिस्प्लेसमेंट का। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट में एक्चुअली क्या है, जरा सोचिए। अगर मान लीजिए कोई ग्लास स्लैब है, मैं थोड़ा पहले बना दूँ दोस्त, फिर आप डेफिनेशन खुद ब खुद निकाल लेंगे क्या होगा उसका। और ये आपका क्या है, इंसिडेंट रे है और यहाँ पर आपका है नॉर्मल। ठीक है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल। ठीक है।
अब यहाँ पर होता क्या एक्चुअल में कि ये रेयर मीडियम, इसको आप कहते हो रेयर मीडियम, और इसको कहते हैं आप डेंसर मीडियम। यानी डेंसर मीडियम की बात कर ले μ2, और यहाँ पर हम बात करें तो ये आपका है μ1। ठीक है, μ1 और μ2 आपको दिख रहा है। अब जब आप रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ रे ऑफ लाइट को पास कराते हैं तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल की तरफ आता है। अगर यही चीज़ आप डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ मूव कराते हैं तो कहाँ जाता है, नॉर्मल से अवे जाते हैं। तो अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप कर रहे हैं क्या कि जो रे ऑफ लाइट है वो कहाँ है, रेयर मीडियम में, और जाना कहाँ उसको, डेंसर मीडियम में। इसलिए रे ऑफ लाइट कहाँ जाएगी, नॉर्मल की तरफ। अब नॉर्मल की तरफ यूँ आपका मूवमेंट आता है, सपोज मान लो इस तरह का। जरा सोचो, एक नॉर्मल यहाँ पर भी ड्रॉ करता हूँ मैं, और जरा फोकस कीजिए, इस रे को जाना कहाँ था, ये रे ऑफ लाइट को कैसे जाना था, सीधा जाना था। ठीक है, जाना कैसा था दोस्त, स्ट्रेट लाइन में। फिर से देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास स्किल है तो आप बेहतरीन तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये रे ऑफ लाइट यूं आया और यहाँ से इस तरह से क्या हो गया, देखिए जरा, ये सीधा जा रहा है, समझ रहे कि नहीं। रे ऑफ लाइट कहाँ गया, फिर से देखिए, रे ऑफ लाइट कहाँ जा रही है, सीधा जा रहा है आपका। ठीक है, लेकिन जाता नहीं है, कोशिश कर रहा है, इसको जाना चाहिए था कहाँ, सीधा। अब सीधा जा नहीं रहा है तो ये क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया है। और अगर मैं यहाँ पर पैरेलल देता हूँ इस चीज़ को, अगर मैंने पैरेलल दे दिया है इसको, तो यहाँ पर अब जरा फोकस कीजिए, अब समझ में आ जाएगा। अब डेंसर मीडियम से कहाँ आ रहा है, रेयर मीडियम की तरफ। फिर से सुनिए, रेयर मीडियम से कहाँ आ रहा है, डेंसर की तरफ, तो कहाँ गया, नॉर्मल की तरफ। अब डेंसर मीडियम से कहाँ जा रहा है, रेयर, क्योंकि ये भी पार्ट आपका क्या है, एयर, यानी ये भी तो μ1 है। समझ में आ गया होगा। अब ये भी अगर μ1 आपका है तो सिंपली आपका क्या होना चाहिए, जो बेंडिंग है रे का वो नॉर्मल से अवे होना चाहिए। तो आगे अवे अगर हो रहा है तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये वाला पार्ट इस तरह का मूवमेंट आएगा जी। इसको होना कहाँ चाहिए था, इस तरफ, लेकिन कहाँ जा रही है, दूर जा रहा है इससे। समझ में आया। अब जब अगर दूर जा रहा है तो आप देखते होंगे जो ये रे है ना, यहाँ से अगर हम इसको परपेंडिकुलर देते हैं, इस चीज को यहाँ से मैं परपेंडिकुलर देता हूँ, इसको देखिए, देखिए अगर आपने यहाँ पर परपेंडिकुलर दिए तो अब इसके बाद ये जो रे है ये आपको पैरेलल दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है क्या। और ये जो डिस्टेंस है किसका, सुनिए कौन सा, इसको आप कह सकते हो इंसिडेंट रे। ये जो रे है इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इसको कह सकते हो रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो रे है ना दोस्त, ये इसको, इस पॉइंट्स को, इसको हम लोग कह सकते हैं इमर्जेंट। देखिए जरा, इसको कहते हैं हम लोग इमर्जेंट रे। क्लियर हो रहा होगा। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये जो दूसरे कंडीशंस में जो फिर से रिफ्रैक्ट किया, यानी डेंसर से रेयर पे जाके रिफ्रैक्ट किया है, उसको मैंने कह दिया इमर्जेंट रे। क्लियर है। अब ये वाला पॉइंट्स आप कह सकते हो, ये एंगल आई, तो ये वाला पॉइंट्स आपका बनेगा, ये जो एंगल है ये एंगल आर। तो अगर ये एंगल आर तो ये वाला क्या बनेगा, ये भी बनेगा एंगल आर। समझ में आया कि नहीं। ये अगर इंसिडेंट, तो ये वाला आप देखते हो ना, ये वाला पॉइंट्स। अगर यार जो ये एंगल ए, ये वही एंगल ये भी तो बनेगा ज्योमेट्री के हिसाब से। तो आपने ज्योमेट्री लगाया और ज्योमेट्री के हिसाब से आपने कहा सर ये जो एंगल आर है तो ये भी एंगल आर बनेगा। इसका नाम मैंने दिया n1 और इसका नाम मैंने दिया n2, और ये वाला पॉइंट इंसिडेंट रे है ही। तो ये जो डिस्टेंस हो रहा है, तो देखिए ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं यहाँ से LD। क्या कहते हैं इसको, LD। ये जो डिस्टेंस है इसे कहते हैं L और D। LD का हो गया लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा
लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये जो लाइन है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बन रहा है इसको कहते हैं लेटरल। तो आपको नहीं लगता है कि यार लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? रे ऑफ इंसिडेंट रे, देखिए इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ और इमर्जेंट रे, अब आपके पास एक एंगल बन रहा होगा, ये जो एंगल बन रहा है जरा देखिए, नॉर्मल और इमर्जेंट एंगल के बीच उसको कहते हैं ई, एंगल ऑफ इमर्जेंट या इमर्जेंट एंगल, इसको कहते हैं ई, स्मॉल ई। क्लियर है? चलिए अब यहाँ से आपका एक डेफिनेशन बन सकता है, डायग्राम देखिए, यहाँ से एक डेफिनेशन बन जाएगा क्या? द परपेंडिकुलर देखिए, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन between the emergent ray, ठीक है, and ओरिजिनल, देखिए इमर्जेंट रे एंड ओरिजिनल क्या? पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है, इसी को कह सकते हैं इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और लेटरल डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किया हम एल और बी से। ये जो सेपरेशन है ना दोस्त, ये जो सेपरेशन है यही आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से? इमर्जेंट रे और कहाँ? ओरिजिनल। देखिए जरा, पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे यही है ना, तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा उसको कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? कोई तकलीफ? ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है इमर्जेंट रे का, ये किस पे डिपेंड करता है? ये कब इंक्रीज होता है? क्या इंक्रीज होगा तो ये इंक्रीज करेगा? सुनिएगा, यानी अगर हम टॉपिक अभी डायग्राम छोड़ रहा हूं मैं, जरा देखिए, ठीक है, ये आपका म्यू2 है, यानी इसको ग्लास मैंने कह दिया है, ठीक है। तो अब मैंने कहा कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमर्जेंट रे इंक्रीजेस विथ। अब कब इंक्रीजेस विथ का मतलब क्या है? यानी थिकनेस ऑफ मीडियम इंक्रीजेस, थिकनेस ऑफ मीडियम, थिकनेस को बढ़ाएंगे तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी मेरा बढ़ेगा, ठीक है। इंक्रीजेस, INCRES, इंक्रीजेस इन कौन सा? अगर एंगल को हम बढ़ाते हैं, जरा फोकस कीजिए, एंगल को बढ़ाते हैं तो ये भी बढ़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है? अगर एक बात और, जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ाएंगे तब लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। हम लोग तीसरा लिख सकते हैं, इंक्रीजेस विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एकदम जो लास्ट वाला पॉइंट है दोस्त, समझना जरा, अब वेवलेंथ की बात करो, बताए थे वेवलेंथ घटेगा, स्पीड घटेगी, और स्पीड घटेगी तो स्वाभाविक बात है डिस्प्लेसमेंट क्या हो, यानी लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? घटेगा। तो क्या कह सकते हैं आप यहाँ पर, अगर वेवलेंथ को हम क्या करें? डिक्रीजेस
इन वेवलेंथ ऑफ, स्पेलिंग चेक कर लेना, WAV यहाँ, ठीक है, वेवलेंथ। फिर से देखिए दोस्त, अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमर्जेंट रे इंक्रीजेज विद, किस किस के कारण ये इंक्रीज करेगा। सबसे पहला काम वो थिकनेस बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेगा, क्लियर है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेगा। 3 पॉइंट्स हो गए। एंड द 4th पॉइंट क्या होगा कि वेवलेंथ को अगर आप डिक्रीज करें, वेवलेंथ अगर डिक्रीज कर दे तो मेरा जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है, कोई तकलीफ? और आपको नहीं पता चल रहा है कि अब इस सिचुएशन से अगर हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो एक थ्योरी ले आ सकते हैं हम लोग यहाँ से। और ये थ्योरी क्या हो सकता है, देखिए थ्योरी की बात करें तो अभी जस्ट आपने देखा कि सर अगर लेटरल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, बोलिए तो वेवलेंथ का है कि नहीं है। और अगर वेवलेंथ बढ़ाते हो तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट घट जाएगा, और वेवलेंथ को अगर आप घटाते हो तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा। अब जरा सोचिए, आप कहते हो VIBGYOR, ये पढ़े बचपन से ही पढ़े हैं ये चीजें। तो आपको नहीं लगता है कि इस तरफ अगर हम जाते हैं इस तरफ तो वेवलेंथ मेरा क्या होता है, इंक्रीज करता है। आपको लग रहा है कि नहीं? ये V से R के तरफ, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड है। फिर से सुनिए, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। आपको लगता नहीं कि यार जब इस सिचुएशन की बात करें हम तो इस सिचुएशन में होता क्या एक्चुअली, वेवलेंथ इधर वायलेट से रेड की तरफ मूव करते हैं तो इंक्रीज होता है। अगर आपका वायलेट से रेड की तरफ आप मूव करते हो तो इंक्रीज करता है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट घट जाएगा। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये बताइए इन सिचुएशन में सबसे ज़्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट कौन सा लाइट का होगा और किसका कम होगा। तो आप सिंपली कहेंगे वायलेट के लिए सबसे ज़्यादा किसके, तब रेड का। तो मोर लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसका होगा, अरे भैया जिसका, इधर सुनो, फोकस करो, इतना आसान नहीं है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट वेवलेंथ पे डिपेंड किया, और वेवलेंथ जिसका ज़्यादा उसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम, तो किसका सबसे ज़्यादा, रेड का, तो कम किसका। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, लेस लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसका, रेड का, मोर किसका, वायलेट का, ठीक है। यानी वायलेट, अब ये दोनों क्या है, लाइट है, तो वायलेट लाइट का लेटरल डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा और रेड लाइट का लेटरल डिस्प्लेसमेंट सबसे कम इसके कंपेयर में। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं छोटा सा क्वेश्चन से। अब तक आप समझ गए होंगे। अच्छा, उस क्वेश्चन में पूरा ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसको ट्राई करना कि तुमसे बन जाए क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है, a ray of light traveling from air enters in a liquid at an angle of 45 degree with normal, ये लिखना जरूरी है। If the corresponding angle of refraction is 30 degree, find the refractive index of liquid
रिस्पेक्ट टू एयर। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि अरे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर एंटर्स इन अ लिक्विड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। आपको एंगल दे दिया दोस्त, और एंगल कहाँ से बना रहा है वो भी दिया है, परेशान नहीं होना है। एयर में, एयर से कहाँ एंटर कर रहा है, लिक्विड में, और एंगल कितना है 45 डिग्री, और रिफ्रैक्शन का एंगल कितना है 30 डिग्री। जरा फोकस करने इस बात का। तो पूछा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब इसके रिस्पेक्ट में आपको फाइंड आउट कर देना है, ठीक है। जरा सोचिए, सिंपली अगर हम बात कर लें तो आपके पास देखिए इंसिडेंट एंगल क्या है। अगर हम यहीं पर देख ले, थोड़ा सॉल्यूशन की बात कर ले, ठीक है। इंसिडेंट एंगल कितना है 45 डिग्री, रिफ्रैक्टेड कितना है 30 डिग्री। आपका निकालना है क्या है, म्यू निकालना है। तो किसके रिस्पेक्ट में निकालना है दोस्त, लिक्विड और एयर। तो म्यू एल और ए कर लेते हैं, एल से लिक्विड, ए से एयर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैं कहीं एल इज इक्वल टू स्टैंड्स फॉर लिक्विड एंड ए स्टैंड्स फॉर एयर। Now from Snell's law, और आप ऑलमोस्ट स्नेल्स लॉ जान चुके हो, तो आप कह सकते हो यहाँ से म्यू एल ए इज इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन में साइन आर, होता है ना फॉर्मूला। जरा सोचिए, अब यह कितना है दोस्त, साइन 45 डिग्री अपॉन में साइन 30 डिग्री। इतना तो समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं म्यू लिक्विड एयर के रिस्पेक्ट में साइन 45 का होता है 1/√2 और साइन 30 होता है 1/2। तो यहाँ से आप कर सकते हो 1/√2 और इंटू 2 बराबर 2/√2। जरा फोकस कीजिए, 2/√2। तो आपको ना, तो इसको ब्रेक करने के लिए आपको छोटा सा ज्योमेट्री इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी आप कैलकुलेशन का थोड़ा सा हेल्प ले लीजिए। तो 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, √2 इंटू √2। तो मैंने कहा √2 इंटू √2 अपॉन में √2, ये कैंसल आउट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया √2 यानी 1.41। ये क्या बन गया, म्यू लिक्विड एयर के रिस्पेक्ट में। तो आपका एक्चुअल आंसर क्या आ गया 1.4। अगर आपसे पूछता है, इस तरह का क्वेश्चन हो और आपसे पूछा जाता है यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड और एयर के रिस्पेक्ट में कितना होगा, तो बनेगा 1.41 के करीब। कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, उस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है आपका एक स्लैब है, जरा फोकस कीजिए, क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा अभी। ये ग्लास स्लैब है, दिख रहा होगा, और इस ग्लास स्लैब पर ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे, और ये आपका रिफ्रैक्टेड रे, और एंगल आपको दिया है दोस्त, ये है सबस्टांस एक्स। कौन सा ये, सबस्टांस एक्स, ठीक है। अब सबस्टांस एक्स में आपको एंगल दे दिया है, और ये जो पॉइंट्स है ये है आपका एयर, ठीक है दोस्त।
ये एंगल आपका है, ये बना रहा है 35 डिग्री, और नॉर्मली ये जो एंगल है ये आपका बन रहा है 25 डिग्री। ठीक है, आपके पास सब कुछ गिवन है। पूछता है कैलकुलेट एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरा कह रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, थर्ड कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑफ सबस्टेंस एक्स। सोचिए क्या हो सकता है। और यहां पर दिया है इफ साइन 65 डिग्री इज इक्वल टू 0.9, वैल्यू आपको गिवन है। जरा सोचो, ज्योमेट्री लगाओ, कुछ है नहीं। ये क्वेश्चन आपका है कि फ्रॉम अ गिवन फिगर कैलकुलेट इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल। अब ये कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सबस्टेंस एक्स, जो एक्स सबस्टेंस है उसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी ये जो पार्ट, अगर हम बात करें, जरा फोकस कीजिए, इस डायग्राम में फोकस कीजिए। इस पार्ट को हम लोग कह सकते हैं आई, और इस पार्ट को हम लोग कह सकते हैं आर। ठीक है, आई और अगर आर आपको पता चल गया हो तो आप बेझिझक निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? देखो, आपको नहीं लगता है कि ये जो पॉइंट्स है यहाँ से ये वाला स्लैब और ये वाला स्लैब जो नॉर्मल है ये आपका 90 है। अगर आपका ये 90 अगर आपके दिमाग में पता चल गया होगा तो आप कह सकते हो यहाँ से कि एंगल जो बनेगा ये वाला पॉइंट्स, इसका बन जाएगा 90 और -25। ठीक है ना, ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, और 90 में आपको ये 25 दिया है, तो आपका बन जाएगा, तो कितना बना ये 65 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हो गया 65 डिग्री। यहाँ तक मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत होनी चाहिए, कोई चांस भी नहीं है दिक्कत होने की। अब हमें चाहिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में भी यही काम कीजिए, ये वाला पॉइंट्स देखिए जरा, और ये वाला पॉइंट्स देखिए। ठीक है, अच्छा गलत दे दिया क्या? हाँ, ये आपका है कितना 35 डिग्री, सॉरी, आपको रिफ्रैक्टेड एंगल और इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ के बीच का एंगल कितना है 35 डिग्री। तो अब जरा सोचिए कि ये पूरा लाइन अगर हम ऐसे खींचे और ये नॉर्मल है, तो जो एंगल ये वही एंगल ये, तो आप कह सकते हो R प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू एंगल I इज इक्वल टू 65 डिग्री, और R इज इक्वल टू कितना बनेगा 65 डिग्री माइनस बनेगा 35 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। सुनो, ये जो पार्ट बन रहा है वही ये वाला पार्ट पूरा बन रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि R प्लस 35 जो है वो I के करीब बनेगा ज्योमेट्री से। अगर आपको R प्लस 35 अगर एंगल I के करीब बन रहा है तो यहाँ से आपने फाइंड आउट कर दिया। अब आपसे पूछता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बनेगा दोस्त। तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए आप स्नेल्स लॉ लगाएंगे। इसके लिए क्या लगाएंगे? स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ लगाइए तो यहाँ पे आपको कहता है साइन I अपॉन में साइन R इज इक्वल टू म्यू। किसका? एक्स का। किसका निकाल रहे हैं? एक्स का।
तो यहाँ से आप वैल्यू को पुट करिए, तो यहाँ से बनेगा साइन आई की वैल्यू आपका है 65 डिग्री अपॉन में साइन आर यानी 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या बन रहा है आपका म्यू एक्स। ठीक है, अब जरा पुट कर दो वैल्यू को, तो आपसे बन जाएगा इस सिचुएशन में साइन 65 का वैल्यू था 0.9 अपॉन में 0.5 साइन 30 कितना 0.5 इज इक्वल टू म्यू एक्स। इसीलिए यहाँ से म्यू एक्स जो बनेगा, देखिए आप इसको डिवाइड करके जो म्यू एक्स की वैल्यू आ जाएगा एयर के रिस्पेक्ट में, ये आ जाएगा तकरीबन 1 पॉइंट समथिंग, प्योर नंबर है इसलिए यूनिटलेस बनेगा, आपका बन रहा है 1.8 के जगह। ठीक है, तो आपके सामने जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो सबस्टेंसेज एक्स है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है? इसी टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, अच्छा एक आपका जो डाउट बनता है ये है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट की बात है। होता क्या है, इट इज अ फाइनल पाथ ऑफ रे दैट आफ्टर एनी नंबर ऑफ path of ray that after any number of reflection and refraction is reversed, उसी को हम लोग कह सकते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, देखिए जरा रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट मतलब क्या है, वापस फिर से मुड़ जाना। व्हेन फाइनल पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट, जरा फोकस करो, व्हेन फाइनल पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट after any number of reflection और किसके कारण, रिफ्रैक्शन के कारण इज रिवर्स्ड, फिर से वापस हो जाना अपने ही पाथ पर। ray of light traces back on its path, उसको कह सकते हैं हम लोग रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, अपनी पाथ पर। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दें, एग्जांपल की सिचुएशन में अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई सरफेस है और यहां से इंसिडेंट हुआ और ये रिफ्रैक्ट कर रहे हो और ये आपका क्या है, नॉर्मल है। इंसिडेंट रे और ये आपका हो गया रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड, और यहाँ पर ना एक छोटा सा यहाँ एक मिरर लगा दो। यहाँ पर क्या करें आप, एक मिरर लगा दीजिए। तो अब ये जो पॉइंट बन रहा है ना दोस्त, इसी को बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, फिर से देखिए डायग्राम को। ठीक है, यानी ये जो पार्ट बन रहा है इसको हमने कह दिया x, इसको यहाँ पर कह दिया मैंने y, इसको मैंने कहा इंसिडेंट रे, तो ये वाला पार्ट बनेगा रिफ्लेक्टेड रे, और ये एंगल बनेगा I, ये एंगल बन जाएगा R, और ये जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है 90 का। एंगल कितना बना 90, तो उस मिरर पे क्या है सॉरी, यहाँ पर हम बात कर देते हैं ये क्या है, मिरर।
इसी को हम लोग कह सकते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। क्लियर है? अच्छा, इसको एक छोटा सा डायग्राम से और बनाने की कोशिश करें। अगर स्लैब की बात करें तब क्या बात बनेगा? स्लैब में क्या हो सकता है? रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट की बात करें अगर हम किसमें, स्लैब में बात करें, देखिए कई सारे विचार आएगा आपके मन में, दुविधाएं आएंगे, परेशानी आएगी। तो अगर आप इंसिडेंट कराते हो तो सिंपली सोचो ना, ये आप रे ऑफ लाइट, बहुत बढ़िया जी। अब ये आपका क्या बन रहा है? नॉर्मल। फिर ये कहाँ जाएगा जी? रिफ्रैक्ट। फिर ये क्या बनेगा? नॉर्मल। फिर ये क्या बन रहा है जी? इस तरह का। देखो तो एकदम से कर्ल बनेगा, बनेगा ही बनेगा। यूनिवर्सल ट्रूथ है ये इस सिचुएशन में। और यहाँ पर आप लगा दीजिए जी परपेंडिकुलर मिरर, आप लगा दीजिए इसको, यहाँ पर लगा दीजिए साहब मिरर। अब मिरर लगा दे तो आपके मन में विचार नहीं आ रहा है? देखो विचार के बाद आपके सपने भी आएंगे। ये अगर ए पॉइंट देता हूँ मैं, और जो अगर हम बात करें इस पे नॉर्मल की बात करें हम, और इसका नाम दे दिया मैंने बी, इसका नाम दिया मैंने सी, और इसका नाम अगर हम दे दें डी। देखिए सिचुएशन देखिए, मिरर को डी दे दिया हम लोग और बी दिया इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए हमने सी पॉइंट्स दे दिए। तो आपको ये दिखता होगा कि यार ये जो रे ऑफ लाइट है इस सिचुएशन में, रे ऑफ लाइट तो आ रहा है लेकिन वापस भी तो जा रहा है इस तरह से। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी क्रिएट हो रहा है कि ये आ तो रहा है लेकिन ये रिटर्न भी तो हो रहा है। देखो तो बनेगा कि नहीं बनेगा? और अगर आप कहें कि सर ये वाला जो एंगल है इसको आप नॉर्मल कहते हो, तो ये एंगल आपका आई बन रहा है, तो ये एंगल आपका आर बनेगा। तो ये जो फिनोमिना है अपने ही पाथ पर रिटर्न होने का, ठीक है, उसको क्या कहते हैं आप? इसी को बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी। अपने पाथ पे अगर मूव कर जाए इसको कहते हैं लोग रिवर्सिबिलिटी, ये फिनोमिना। ठीक है, अगर आप इसको कह दें सर ये μ1 है, ये μ2 है, हाँ, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? ग्लास का, और ये एयर का। इसी को बोलते हैं रेयर मीडियम, इसी को बोलते हैं डेंसर मीडियम। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग रिवर्सिबिलिटी। क्लियर?